गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर पाठ का सेकेंड पार्ट इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको पहले बता दिया गया है, उसको पढ़ा दिया गया है। अब इस पार्ट में आप लोग को उस फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे, उसके बाद से इसका क्वेश्चन आंसर आपको इसमें बताया जाएगा। इसमें पहला है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों अथवा भावों का आदान प्रदान करता है। फर्स्ट पार्ट में आपको ये बता दिया गया है कि भाषा क्या होती है, भाषा का परिभाषा क्या होता है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि भाषा वह साधन है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों अथवा भावों का आदान प्रदान कर सकता है। उसके आगे भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। साहित्य किसी भाषा का संचित ज्ञान का कोश होता है। देखिए ऊपर वाला पॉइंट छूट गया। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अगला पॉइंट है साहित्य किसी भाषा का संचित ज्ञान कोश होता है। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ये आपका ये पूरे पाठ का महत्वपूर्ण बिंदु जिसका रिवीजन था। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। इस पाठ का जो अभ्यास प्रश्न दिया गया है उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं, इसके मुख्य रूप कौन कौन से होते हैं। प्रश्न क्या है कि भाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों अथवा भावों का आदान प्रदान कर सकता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों अथवा भावों का आदान प्रदान कर सकता है। इसके मुख्य रूप दो होते हैं, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिपि से क्या समझते हैं। लिपि से क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। लिपि से क्या समझते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, मतलब कि जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है, लिपि क्या होती है और लिपि की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिपि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। यानी कि मनुष्य जो भी अपने मुख से ध्वनि निकालता है उन ध्वनियों को लिखने के लिए, लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है या जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। अब ये बात है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि प्राचीन काल के मानव को अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिपि का आविष्कार करना पड़ा था। यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे विद्वान थे, उनके जो विचार थे
उनको लिखने की या उनके विचारों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आज हम उन्हीं के विचारों या उन्हीं के द्वारा दिए गए ज्ञानों का अर्जन करते हैं। अगर लिपि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो जो चीज़ आज हम लोग पढ़ रहे हैं शायद नहीं पढ़ पाते, इसलिए लिपि की आवश्यकता पड़ी। तो प्राचीन काल के मानव को अपने विचार को सुरक्षित रखने के लिए लिपि का आविष्कार करना पड़ा। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिपि की आवश्यकता किसी भाषा को लिखने के क्रम में पड़ती है। लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी भाषा को लिखने के क्रम में, यानी कि भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि बोली किसे कहते हैं और भाषा और बोली में अंतर बताइए। तीसरा क्वेश्चन कि बोली किसे कहते हैं और भाषा और बोली में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बोली क्या होती है। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, यानी कि जो भी भाषा होती है उसके क्षेत्र विशेष में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। जैसे बोली का जो क्षेत्र होता है बहुत सीमित होता है, वह बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से बोली विस्तृत क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, उसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसे मान लीजिए बिहार में बोली जाती है भोजपुरी, हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी, तो ये एक प्रकार की यह बोली ही है। जब इसी बोली को हम परिनिष्ठित और मानक रूप देते हैं तो वहीं एक भाषा का रूप हो जाती है। तो बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। उसके आगे है कि भाषा और बोली में मुख्य अंतर इस प्रकार है, यानी कि भाषा और बोली का जो मुख्य अंतर है वो आपको नीचे बताया जा रहा है। पहला पॉइंट है भाषा में कि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि भाषा जो है वह एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोली एक सीमित क्षेत्र, यानी उसका क्षेत्र छोटा होता है और छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा पॉइंट है आपका भाषा का प्रयोग शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, साहित्य आदि में होता है, जबकि बोली को सिर्फ बोलने अथवा बातचीत करने में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टाइप हो गया है, शिक्षा, सामाजिक व्यवहार और साहित्य के बीच में कामा छूट गया है। तो भाषा का प्रयोग शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, साहित्य आदि क्षेत्र आदि में होता है, जबकि बोली को सिर्फ बोलने अथवा बातचीत में प्रयोग कर सकते हैं। जो भाषा होती है उस भाषा के द्वारा हम स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सामाजिक व्यवहार बनाते हैं भाषा के माध्यम से ही। और साहित्य यानी कि जो भी हम साहित्य, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध जो भी पढ़ते हैं तो भाषा के द्वारा ही हम उसको सीखते हैं। लेकिन जो बोली होती है वह केवल बातचीत करते हैं, बोली से हम अपनी बातचीत करते हैं, एक दूसरे को भावनाओं को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। वहीं बोली जब आगे जब व्याकरण से बच जाती है तो वहीं भाषा का रूप हो जाती है। जो भाषा आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी कभी एक बोली ही थी जिसको हम लोग खड़ी बोली के नाम से जानते थे, और वहीं खड़ी बोली जब परिनिष्ठित हो गई, जब व्याकरण से बच गई, जब उसका क्षेत्र व्यापक हो गया तो वह एक भाषा का रूप अर्जित कर ली। अगला प्रश्न है चौथा कि भाषा के मानक रूप से आप क्या समझते हैं? भाषा के मानक रूप से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? यानी कि भाषा के जो मानक रूप है उससे क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त
वह विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। शिक्षित जनों यानी कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जो हमारे विद्वान हैं, उनके द्वारा स्वीकृत मतलब उनके द्वारा स्वीकार की हुई भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एकरूपता बनाए रखने के लिए भाषा के मानक रूप की आवश्यकता होती है। यानी कि जो बोली होती है वो क्षेत्र विशेष पे बोली जाती है और उसका प्रभाव भाषा पे भी पड़ता है। तो भाषा में एकरूपता बनाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हमें मानक भाषा की ज़रूरत पड़ती है और उसी कारण भाषा के मानक रूप की आवश्यकता होती है ताकि भाषा में एकरूपता बनाया जा सके। इसलिए कहा गया है कि भाषा में एकरूपता बनाए रखने के लिए भाषा के मानक रूप की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? यानी कि व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण का ज्ञान हमें क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध रूप का व उसके प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है कि व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना शुद्ध बोल सकते हैं, ना शुद्ध पढ़ सकते हैं और ना ही शुद्ध रूप से लिख सकते हैं। इसलिए हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, व्याकरण के ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। बिना व्याकरण के ज्ञान का हम भाषा का शुद्ध प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है? राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है पहले राजभाषा। राजभाषा क्या होता है कि वह भाषा जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। यानी कि वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में, ऑफिसों में काम काज के लिए, लिखा पढ़ी के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। जिस भाषा का प्रयोग देश के सरकारी या प्राइवेट या कंपनी या किसी प्रकार का ऑफिस में जिस भाषा का प्रयोग लिखने और पढ़ने में किया जाता है, उसी भाषा को राजभाषा कहते हैं। हमारे देश की राजभाषा हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, क्योंकि दोनों भाषाओं में हमारे सरकारी कार्यालयों में कामकाज किया जाता है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। इसलिए हमारे देश की राजभाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों है। अब अगला है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी कि जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों के द्वारा बोलचाल में, लिखने पढ़ने में किया जाता है, उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि हमारे देश में अधिकांश निवासी जो हैं, अधिकांश जनता हमारे जो देश की है, वह हिंदी का प्रयोग करती है। इसलिए हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया।
भारत को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया था? ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि भारत जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा कब, किस डेट और दिनांक, सन, सब कुछ आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। ये आपके अभ्यास प्रश्न था। अब इसके बाद कुछ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिलिंग ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। उसको आप लोग बुक से हेल्प ले करके आप लोग भर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हमें बताइएगा, हम आप लोग को फिर उसका एक और वीडियो बना करके और दे देंगे आप लोग को। जहाँ भी आप लोग को इस चैप्टर से कहीं कोई दिक्कत आए तो हमको तुरंत आप लोग मैसेज करिए। मैं आपको फिर उस नेक्स्ट वीडियो में जो चीज़ छूटा है उसको फिर हम उसको वीडियो बना करके आप लोग को बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। फिर अब इसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा, वर्ण विचार। तब तक के लिए धन्यवाद।